देखो जवान, आज हम जो भी क्लास ले रहे हैं, आज हम क्लास नहीं ले पाते। ये क्लास आज हम इसलिए ले पाते हैं क्योंकि यहाँ के ऑनलाइन के हेड संचालक नसीर जी के सहयोग से हम ले रहे हैं। इसलिए आज का जो क्लास है नसीर साहब के नाम है, ठीक ना? क्योंकि हम तो ले रहे हैं, हम इसलिए आज ले रहे हैं क्योंकि इस क्लास में सबसे अधिक योगदान नसीर जी ने दिया था। इसलिए यह क्लास उन्हीं के लिए समर्पित है। हम आते हैं अपनी समय पर और बात करते हैं आपकी। यहां पर देखना है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। एक जवान ये लाइन का ये भाग बराबर पूछता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का 2021 का थीम विषय क्या था? ये पूछेगा आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी भी है, ये पूछना है। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है डी। क्या है? संकट की दुनिया में नेतृत्व में महिलाएं सम्मान भविष्य प्राप्त कर रही हैं। अब प्रश्न बढ़ता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इसमें इससे आगे जानने की क्या आवश्यकता? इसमें बस 2 ही लाइन को जानना है, फालतू चीज तो पढ़ना ही नहीं। ऐसे प्रश्न पूछने के लिए आप किसी तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ना यही है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या है, यानी विषय क्या है? संकट की दुनिया में नेतृत्व में महिलाएं समान भविष्य प्राप्त कर रही है। नंबर 6 में शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की? देखो, थैला बैंक की शुरुआत की गई है। थैला बैंक, और यहां देख रहे हैं पॉलीथीन। और वह कौन सा देश है? वह कौन सा शहर है? लखनऊ। अब यहां प्रश्न बढ़ता है, ये लखनऊ है, तो यहां पर हम ये देखेंगे कि थैला बैंक की शुरुआत किस लिए की गई है? तो पॉलीथीन मुक्त कराने के लिए। लखनऊ को पॉलीथीन मुक्त कराने के लिए जिस बैंक की शुरुआत की गई उसे हम थैला बैंक के नाम जानते हैं। अब प्रश्न ये उभर जाता है, थैला बैंक प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? थैला बैंक प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है लखनऊ को प्रदूषण से मुक्त कराना। लखनऊ को प्रदूषण से मुक्त कराना। आगे जाएंगे। यहां पर देखिए, मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें कौन सा देश सहयोग देश रहा है? इसका सही आंसर है डेनमार्क। अब ये प्रश्न ये उठता है, मैरीटाइम इंडिया का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत में समुद्री अर्थव्यवस्था का विकास करना और उसे मजबूत स्वरूप देना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है, तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया, और इसमें सहयोगी देश कौन है? तो डेनमार्क है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में समुद्री अर्थव्यवस्था का विकास करना एवं उसे मजबूत स्वरूप देना है। यहां पर देखते हैं 12 में, हाल ही में किन 2 देशों की वायु सेना के बीच एयर डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? वह है देश कौन है? तो भारत और फ्रांस। यह कौन है? भारत और फ्रांस। यहां पर है कि सूची A1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 युद्ध और सूची 2। अब यहां पर हम देखेंगे क्या कि पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पहला पानीपत का युद्ध। 1526। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो अब हम देखेंगे 1757 कहां है? तो 1757 पलासी का युद्ध।
हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576। कहाँ है? 18 जून 1576। तालीकोटा के युद्ध, तालीकोटा के युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565। यहाँ पर अभी यहाँ पर ये है इसका मिलान, तो मेरे ख्याल से इसका मिलान आप खुद खोज ले, तो इसका सही आंसर ए होना चाहिए। ए मिला लीजिए आंसर जो भी हो। अब यहाँ हम देखते हैं कि पानीपत का ये प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल। देखें यहाँ पर 21 अप्रैल 1526। इसका एक्यूरेट डेट याद रखिएगा। अब यहाँ पलासी के युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। 23 जून 1757 यह पूछिएगा, 23 जून। इसका एक्यूरेट डेट आप याद रखिए। यहाँ पर देखिए हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 75। 18 जून 1576। 18 जून 1576। यह जो भी पूछेगा यह एक्यूरेट डेट में ही पूछेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं तालीकोटा के युद्ध 23 जनवरी 1565। 23 जनवरी 1565। अब हम क्या देखते हैं? ये जो है पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, ये पहले यहां देखते हैं हम। तालीकोटा के युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी हुई थी। तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण भारत के चारों मुस्लिम राज्यों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया था और यहीं से विजयनगर का पतन प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी हुई थी। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो हल्दी घाटी का पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजदौला को पराजित किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। यहाँ पर क्या है साहब? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। इस युद्ध में मुगल सेना ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप पराजित किया था और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था। समझ गए ना बात को? आ जाए यहाँ 18 में भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के लिए आदर्श किस में निहित है? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और इसका सही हो जाएगा क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत याद रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया। तो यही इसका उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया। आपसे प्रश्न पूछा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहां से लिया गया? आयरलैंड। किससे? आयरलैंड से लिया गया। भारतीय संविधान के किस भाग में है इसका उल्लेख? तो भाग 4 में। और ये इसका अनुच्छेद किस अनुच्छेद में उल्लेख है? राज्य के नीति तत्व का 36 से 51। इतना याद रखना। प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को कब संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब पारित किया? तो 22 जनवरी 1947 को। और प्रस्तावना को किस नाम जानते हैं? उद्देशिका के नाम जानते हैं। यहाँ पर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। किस देश संविधान से? अमेरिका के संविधान से। इसका उल्लेख किसमें है? तो भाग 3 में है। भाग 3 को संविधान का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। तो मौलिक अधिकार को लेकर किस अनुच्छेद में है? 12 से लेकर 35 में है। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। केंद्र राज्य संबंध से है। इंद्रजीत कुमार साहब कौन सी मैसेज लिखा आपने फिर डिलीट कर दिया? छोटे राज साहब कैसे हैं? प्रदीप कुमार साहब। तेजी से अमृति कुमारी जी क्या कैसे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? के यादव साहब। शिव शंकर साहब मेरे साथ बने हैं। ए सिंह। यहां पर देखते क्या है? देखो जवान 26 से निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से था? और इसका सही आंसर होगा सहकारी आयोग। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये ठक्कर आयोग का संबंध किससे है? इंदिरा गांधी की हत्या से। किसकी? इंदिरा गांधी की हत्या से। इंदिरा गांधी की हत्या से। यहाँ पर श्री कृष्ण आयोग का संबंध किससे है? मुंबई दंगे से।
मुंबई दंगे से, मुंबई दंगे की जांच से। और मलिमत आयोग का क्या है? न्यायिक सुधार प्रणाली, न्यायिक प्रणाली में सुधार से, न्यायिक प्रणाली में सुधार से है। आपसे प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से था? तो केंद्र राज्य संबंध से सहकारिता आयोग का, ठक्कर आयोग का संबंध इंदिरा गांधी की हत्या से, श्री कृष्ण आयोग का संबंध मुंबई दंगे से, और मलिमत आयोग का संबंध है न्यायिक प्रणाली में सुधार से। इधर देखें, नंबर 36 में है प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो यहाँ पर देखें, पूछेगा संगाई क्या है, तो क्या है? तो ये पूछेगा संगाई क्या है, तो क्या है? ये महोत्सव है। तो ये संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। याद रखना है, लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर स्थित में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह तैरता हुआ एक झील है। यहां देखें, प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैश के ऊपर निर्मित होता है, और ये कौन है? एंटार्क्टिका। कौन है? एंटार्क्टिका। आपने ओजोन मंडल का नाम सुना होगा, ओजोन मंडल का नाम सुना होगा। याद रखना है कि ओजोन मंडल का काम क्या है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है और पराबैंगनी किरण से पृथ्वी को बचाता है। इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा गया। अब प्रश्न उभरता है कि पराबैंगनी किरण से हानि क्या है, जो ये काफी चर्चा में है। पराबैंगनी किरण इंसान ही नहीं और जीव जंतु के लिए भी कई तरह की बीमारी को लेकर आता है। ये पराबैंगनी किरण से मुख्य रूप से चर्म संबंधित कैंसर होता है। लेकिन अब प्रश्न उभरता है, ओजोन परत में छिद्र किस लिए हो रहा है? तो ओजोन परत में छिद्र हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कारण। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की किस नाम जानते हैं? CFC के नाम जानते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यह ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण है। इसलिए कहा जाता है AC, रेफ्रिजरेटर इत्यादि इसके मुख्य स्रोत है, इसका यूज कम किया जाए। आपसे प्रश्न पूछा जाए ओजोन परत क्या करता है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके किसको बचाता है? तो पृथ्वी को। इसलिए पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहा गया? ओजोन परत को कहा गया। कहेगा ओजोन परत में छिद्र हो रहा है किसके कारण? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कारण। पूछेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कहते हैं? CFC के नाम जानते हैं। पूछेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत है AC, रेफ्रिजरेटर इत्यादि। यहां पर देखें 52 में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है? और यह कौन सा है? लद्दाख। कौन है? लद्दाख। आगे बढ़े हम। लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र। और मौसम सुरक्षित कैसे रहेगा? किसी देश की पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक क्या? किसी देश की पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उस देश में 33.33% वन का होना आवश्यक है। भारत में वन कितना पाया जाता है? तो 24.56% वन पाया जाता है। कुछ इससे अधिक ही पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। तो भारत में सबसे कम वन कहाँ पाया जाता है? तो हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में पाया जाता है। तो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? तो मिजोरम में पाया जाता है। कहाँ? मिजोरम में पाया जाता है। तो विश्व में कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? पूरे विश्व में 31% वन पाया जाता है। यहां पर देखें, दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के भारत के क्षेत्रीय राजदूत कौन है? और इसका सही आंसर है खुशी चिंदलिया। अब यहाँ प्रश्न उभरता क्या है? पूछेगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 5 जून। कब हुई थी? 5 जून 1972 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? केन्या की राजधानी नैरोबी में है। केन्या की राजधानी नैरोबी।
अब यह प्रश्न उभरता है कि 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। आपसे प्रश्न रहेगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? 5 जून 1972। इसका मुख्यालय कहाँ? केन्या की राजधानी नैरोबी। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखें यहाँ पर 54 में दिसंबर 2020 में निम्न में से किस राज्य सरकार ने फ्लैगशिप कार्यक्रम पेडा लैंडा रिकी इलू गरीबों के लिए आवास योजना शुरू की है, और वह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आप बनाइए, जरा हम देखें कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, तेजी से बनाइए आप तेजी से बनाएं। इसका क्या होगा आंसर? बन गया। क्वेश्चन क्या था? दिसंबर 2020 में निम्न में से किस राज्य सरकार ने फ्लैगशिप कार्यक्रम पेडा लैंडरा रिकी इलू गरीबों के लिए आवास योजना शुरुआत की है, और यह है राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यहां देखें 55 में निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतह पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए थे, और इसका सही आंसर है अशोक। याद रखना है, अशोक के अभिलेखों में समांतर 3 लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन कौन? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और अरामीक लिपि। अशोक के अभिलेखों में समांतर 3 लिपि का प्रयोग किया गया है। वह कौन कौन है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और अरामीक लिपि। तो अशोक के अभिलेखों में सबसे अधिक प्रयोग ब्राह्मी लिपि का हुआ है। अशोक के लेख में भाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेख के बारे में सर्वप्रथम पता 1750 में टी पेंथेलर ने लगाया था। तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अशोक के अभिलेखों में कौन कौन लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। फिर कौन? खरोष्ठी लिपि। फिर कौन? आरमेइक लिपि का प्रयोग किया गया है। इन 3 में सबसे अधिक प्रयोग किसका? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेख के बारे में अशोक के अभिलेख में भाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। पूछेगा अशोक के अभिलेख के बारे में सर्वप्रथम पता कौन लगाया? 1750 ईस्वी में कौन लगाया? टी पेंथेलर ने लगाया था। पूछेगा अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कौन पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। कौन? अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप्स ने पढ़ा था। प्रिंसेप्स ने पढ़ा था। यहां पर चंद्रगुप्त प्रथम है। ये चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजवंश का राजा था, और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजवंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था जिसका नाम था गुप्त संवत। गुप्त संवत का समय माना जाता है 319 से 320 ईस्वी। आपसे प्रश्न पूछा गया कि गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में कौन सी उपाधि धारण की? तो महाराजा धीराज की। पूछेगा चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी बैठने के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया, उसका क्या नाम था? गुप्त संवत। गुप्त संवत का समय क्या माना जाता है? 319 से 320 ईस्वी। यहाँ पर कौन है? सेम है, बिंदुसार है। तो बिंदुसार को बात हम करते हैं तो बिंदुसार को वायु पुराण में किस नाम जानते हैं? तो बिंदुसार को वायु पुराण में हम भद्रसार के नाम जानते हैं। भद्रसार के नाम जानते हैं। और किस नाम जानते हैं? वारीसार के नाम जानते हैं। जैन ग्रंथ में किस नाम जानते हैं? सेन के नाम जानते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ में बिंदुसार के लिए बिंदुसार नाम आया है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को मानने वाला हो गया था। वह जैन गुरु भद्रबाहु साथ सरमन बेलगोला के चंद्रगिरी नामक पहाड़ी चला गया जहां पर अपने जीवन का शेष दिन बिताया था। पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को मानने वाला हो गया था? जैन धर्म को मानने वाला था। पूछेगा कि जैन गुरु के साथ वह सरमन बेलगोला के चंद्रगिरी नामक पहाड़ी चला गया तो भद्रबाहु के साथ। कौन? भद्रबाहु के साथ चला गया। यह पता चलता है किस ग्रंथ से? तो परिशिष्ट पर्वन से। पूछेगा परिशिष्ट पर्वन की रचना कौन किया था? हेमचंद। पूछेगा परिशिष्ट पर्वन जैसे ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है।
समझ गए। यहां पर देखें नंबर 58 में, हम्फ्री को निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 1986 में। हम्फ्री किसकी राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की। हम्फ्री कहाँ है? तो वर्तमान समय में कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। कहाँ? लंदन में। इसका मुख्यालय कहाँ? तो पेरिस में। पूछेगा हम्फ्री किसकी राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। पूछेगा कि हम्फ्री वर्तमान समय में कहाँ? कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। पूछेगा कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945। कहाँ? लंदन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस। अब देखें यहां पर इनमें से कौन सा बांध एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र से पानी का बाहर करने के लिए बनाया जाता है? इसका नाम है जी कापर। कौन सा बांध है? कापर बांध। ये एक अस्थायी बांध होता है जहां पर अगर पानी की जमा हो गई है तो उसे हटाने के लिए यह एक बांध बनाया जाता है जो अस्थायी होती है। पानी हटते इसे समाप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो यह है गोदावरी नदी। कौन है? गोदावरी नदी। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? यहाँ बात यह कि सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। साबरमती नदी अरब सागर में। ताप्ती नदी अरब सागर में। लेकिन गोदावरी नदी अरब सागर नहीं गिरती। ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी। अब यहां पर देखिए वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानक को डैश चरण लागू है। कैमा चरण लागू है? कि छठा चरण लागू है। छठा चरण लागू है। अब देखिए 91 में किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में सुगम भारत ऐप और एसएस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है बी थावर चंद गहलोत ने। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? यह ऐप जो है आपको 10 क्षेत्रीय भाषा में लॉन्च किया जाएगा, उपलब्ध होगा। यह 10 क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होगा और साथ ही इसके माध्यम से दिव्यांगों को मदद की जाएगी। साथ ही साथ उनकी आवश्यकता संबंधित बात को रख सकते हैं और उसे इसके द्वारा उन्हें मदद की जा सकती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ये जो ऐप कितने क्षेत्रीय भाषा में? 10 क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध किया जाएगा। और किसके लिए है? तो दिव्यांगों के लिए। और इसे लॉन्च कौन कर रहा था? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत। यहां पर वायु प्रदूषण में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या होगा? तो आर्थिक प्रभाव क्या? कुछ नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा डी सकल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं। यहां पर 93 सप्तऋषि किस तारामंडल का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है बी सप्तऋषि। याद रखना है कि नासा के अनुसार सबसे पुराना सितारा कौन है? केपलर। केपलर 444। और सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस। साइरस। पृथ्वी के निकट का सबसे तारा कौन है? सूर्य। सूर्य के बाद सबसे निकट का सितारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य और प्रोक्सिमा सेंचुरी के बीच की दूरी कौन है? कितना है? 4.3 प्रकाश वर्ष। 4.3 प्रकाश वर्ष। 94 में है कि डॉक्टर एस रामकृष्णन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस संस्थान के पूर्व निदेशक थे? इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। सही आंसर जवान इसका सी होगा।
और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अब यहाँ प्रश्न उभरता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। 1963 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। केरल के तिरुवनंतपुरम में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 कहाँ? मुंबई में। मुंबई में। यहां देखें कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। कब? 1958। और इसका मुख्यालय कहां से? नई दिल्ली में। नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहां? तो डीआरडीओ भवन में। डीआरडीओ भवन। 94 में शेर-डुकपेंग जनजाति का संबंध देश से। कहां से? अरुणाचल प्रदेश का। पूछेगा शेर-डुकपेंग जनजाति कहां का है? ये अरुणाचल प्रदेश का। यहां पर देखें बैक हैंड ड्राइव का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। टेनिस से है। वॉलीबॉल से कौन सा? ड्यूस। ड्यूस सब वॉलीबॉल से। पोलो से कौन सा? मैलेट। मैलेट। और तैराकी से कौन सा? तेजी से। लेन। लेन सब तैराकी संबंधित है। नंबर 97 में गौतम बुद्ध की माता महामाया की जनजाति संबंधित थी। इसका सही आंसर है कोलिया। याद रखना है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सुदोधन। माता का नाम महामाया। मौसी के नाम प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। घोड़ा का नाम कंथक। सारथी का नाम चान या चन्ना। यहां पर देखते हैं कुषाण राजवंश की बात करते हैं तो वहां पर हम समान तौर पर वही चीज को लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। कुषाण में तो कहने के लिए बहुत चीज है लेकिन हम जो बोलते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। भारत में सर्वप्रथम सोना का सिक्का चलाया हिंद यवन काल में। भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोना का सिक्का चलाया गया था कुषाण काल में। अब भारत में सबसे अधिक सोना का सिक्का चलाया गया था गुप्त काल में। एक बार और बोलते थे, इससे क्वेश्चन दे देंगे। पूछेगा भारत में सर्वप्रथम सोना का सिक्का कब चला था? हिंद यवन काल में। हिंद यवन। कौन चलाया? हिंद यवन। भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोना का सिक्का कौन चलाया? तो कुषाण ने चलाया। तो भारत में सबसे अधिक सोना का सिक्का किस काल में चला? तो गुप्त काल में चला था। किस काल में? गुप्त काल में। यहां पर हम देखते हैं पाल है तो पाल शासकों की राजधानी कहां थी? तो मुंगेर। तो सेन शासकों की राजधानी कहां थी? तो नदिया। नदिया किस नाम जानते हैं? लखनौती के नाम जानते हैं। इस प्रकार पाल और सेन कहां पर शासन किया? तो बंगाल एवं बिहार पर। बंगाल एवं बिहार पर। लगता है यहीं तक हमारी और आपकी दोस्ती थी और मेरे ख्याल से आज हमें यहीं तक रहने दीजिए। अब तबीयत ठीक नहीं लग रही है और फिर भी कुछ बता देते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ बता देते हैं। हम लास्ट में कुछ बताते हैं, नहीं बताएंगे तो ये सर बताए नहीं। और ज्वालामुखी के बारे में बताते हैं। भूपृष्ठ के जिस प्राकृतिक छेद या दरार से पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ बाहर निकलता है उसे हम ज्वालामुखी के नाम जानते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सबसे अधिक जलवाष्प बाहर निकलता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसके बाद नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है। ज्वालामुखी का मुंह प्याला के समान होता है। इसे क्रेटर कहते हैं। और क्रेटर में जब जल जमा हो जाता है और इससे जिस झील का निर्माण होता है इसे हम क्रेटर झील के नाम जानते हैं। ज्वालामुखी उद्भेदन समय पृथ्वी के अंदर से गर्म पानी फव्वारे के रूप में रुक रुक कर बाहर निकलता है। इसे गेसर कहते हैं। सबसे अधिक गेसर आइसलैंड में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गेसर अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क पाया जाता है जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गेसर। सबसे अधिक ज्वालामुखी का उद्भेदन प्रशांत महासागर के आसपास होता है, इसलिए प्रशांत महासागर को ज्वालामुखी का पेटी कहा गया।
इसे प्रशांत महासागर को अग्नि मेखला भी कहा गया, रिंग ऑफ फायर। बातें तो बहुत हैं, बोलने की इच्छा नहीं है, आप थे इसलिए लास्ट में बताते हैं, इसे थोड़ा बता दिए, फिर मिलते हैं हम आपसे। सब बात है।